सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 13 जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये जो हमारी वर्कशीट है, ये सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है, राजनीतिक विज्ञान की वर्कशीट है और ये कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आएगा और यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम आएगा और ये 4/8/2020 की वर्कशीट है। हमारी जो वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है सत्ता में साझेदारी या फिर सत्ता की साझेदारी। दरअसल सबसे पहले तो हमें अपने टॉपिक का अर्थ जो है पता होना चाहिए कि सत्ता में साझेदारी या फिर सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। किसे कहते हैं कि जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। यानी कि जब शासन व्यवस्था में, जो हमारी शासन व्यवस्था है, उसमें हर सामाजिक समूह और हर समुदाय की भागीदारी होती है सरकार के अंदर, तो हम उसे जो है सत्ता की साझेदारी कहते हैं। यानी सरकार को चलाने में जो है हर समूह जो है पार्टिसिपेट करता है, अपना योगदान देता है, तो उसे हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो दरअसल ये जो हमारा चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, इस चैप्टर के अंदर जो है हमें जो है दो देशों के बारे में पढ़ना है। एक है श्रीलंका जो कि दक्षिण एशिया का देश है और एक है बेल्जियम जो कि यूरोप का एक छोटा सा देश है। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है सत्ता में साझेदारी, यहाँ पर जो है हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी वर्कशीट को जो है हम डिस्कस करते हैं। सत्ता में साझेदारी का जो विचार है वो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? लोकतंत्र से। संसार के बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए हैं। यानी जो हमारा जो समाज है वो जाति, रंग और भाषा के आधार पर बटा हुआ है, इसलिए इन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक है। सत्ता में साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हमें बेल्जियम के उदाहरण की सहायता लेंगे। यानी हमें सत्ता की साझेदारी के क्या परिणाम होते हैं, इसका क्या रिजल्ट आता है, इसके लिए हम एक देश का उदाहरण लेंगे। वो देश कौन सा है? बेल्जियम का हम यहाँ पर उदाहरण लेंगे और यहाँ पर हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। कहाँ पर है बेल्जियम? यूरोप के अंदर है। यूरोप का एक छोटा सा देश है और इसकी जो आबादी है वो 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। इस छोटे से देश के समाज में जो है जातीय बनावट जो है बहुत जटिल है। यहाँ की 59% जो आबादी है वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है। कितनी परसेंट? 59% लोग जो हैं बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले हैं और लगभग 40% जो आबादी है वो वेलोनिया क्षेत्र में रहती है और कौन सी भाषा बोलती है? फ्रेंच भाषा बोलती है। 40% जो है फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। और जो बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की क्या राजधानी है? ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स को देखें तो ब्रुसेल्स में 80% लोग जो हैं फ्रेंच बोलते हैं। वहाँ पर उल्टा ही है, वहाँ पर फ्रेंच वाले लोग जो हैं ज़्यादा हैं। लगभग 80% लोग जो हैं फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% लोग जो हैं डच भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग जो हैं तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। देखो बेल्जियम के अंदर 59%, जैसे मैंने बताया, जो है 59% जो है कौन सी बोली? डच भाषा बोली जाती है। तो अल्पसंख्यक में कौन सी भाषा हुई? वो है हमारी फ्रेंच भाषा। तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो फ्रेंच भाषी लोग हैं, जिनकी आबादी जो बेल्जियम की राजधानी में ज़्यादा है, वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। यानी जो डच वाले लोग थे उन्हें जो था इन चीज़ से जो थी नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों के बीच फिर जो है भाषा को लेकर और जो है आर्थिक स्थिति को लेकर जो है तनाव बढ़ने लगा। डच भाषी लोग
देश में बहुमत में थे। डच भाषी जो थे देश में बहुमत में थे क्योंकि उनकी आबादी 50% थी, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे। लेकिन जो ब्रुसेल्स है वहाँ पर उनका अलग ही हिसाब था। यहाँ पर देखो जो है समझाया हुआ है, देखो ये है आपका बेल्जियम, यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है बेल्जियम, और इसकी जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है जो कि यूरोप का देश है। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम के अंदर 59% लोग जो हैं डच बोलते हैं, और फ्रेंच भाषा कितने लोग बोलते हैं? 40% लोग जो हैं फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 1% लोग जो हैं जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं। लेकिन जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पर उल्टा ही हिसाब है। वहाँ पर जो है फ्रेंच भाषा जो है 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और जो 20% जो लोग हैं वो क्या डच बोलते हैं। यहाँ पर डच जो है अल्पमत में है, और फ्रेंच वाले ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो एवं सभी मिलजुल कर रह सकें। यानी कि बेल्जियम का जब संविधान बना तो उन्हें जो है 4 बार संशोधन करने पड़े, इसलिए कि कोई भी जो है बेगानेपन का किसी को भी एहसास ना हो। अब वहाँ पर टकराव की स्थिति थी। अब इस टकराव की स्थिति को कम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो है भाषा को लेकर जो था काफ़ी टकराव था, और इस टकराव को कम करने के लिए बेल्जियम ने जो है कुछ कदम उठाए, यानी टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम। क्या क्या कदम उठाए? सबसे पहला जो कदम था वो ये था कि केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या, यानी अब क्या किया इन्होंने, जो केंद्र सरकार थी उसके अंदर डच व फ्रेंच भाषी जो मंत्री थे उनकी समान संख्या इन्होंने कर दी। दूसरा बदलाव इन्होंने क्या किया, जो दूसरा कदम उठाया कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई। और तीसरा बदलाव क्या किया इन्होंने, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनेगी और दोनों समुदाय को जो है वहाँ पर प्रतिनिधि दिया गया। और चौथा बदलाव इन्होंने क्या किया कि सामुदायिक सरकार का निर्माण, इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता है। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधी शक्तियाँ हैं। ये 4 सुधार इन्होंने यहाँ पर जो दिए हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इसमें नीचे दिए हैं, इन क्वेश्चनों को पढ़ना है और फिर जो है इनके आंसर देने हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि बेल्जियम की जो जातीय बनावट है या बुनावट है पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है, यानी बेल्जियम की जो जातीय बनावट है उसके ऊपर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। आप चाहे पैराग्राफ में से इसका आंसर लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि इस छोटे से देश के समाज में जातीय बुनावट बहुत जटिल है। यहाँ से हम जो है शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को और फिर जो है इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हम इसको लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको पैराग्राफ में से लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। अगर आप यहाँ से नहीं लिखना चाह रहे, मतलब यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, तो आप मैंने इसको जो है नीचे समझाने की कोशिश की है। प्रश्न नंबर 1 है हमारा कि बेल्जियम की जातीय बनावट पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो सबसे पहली बात जो है, इस देश की जो जातीय बनावट है बहुत जटिल है, जैसे कि बताया गया। और आपको बताया कि कुल आबादी का 59% जो है फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। 59 तो डच भाषा बोलते हैं। और कुल आबादी का 40% लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। नंबर 3 पॉइंट, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में उल्टा है बिल्कुल कि 80% आबादी जो है फ्रेंच भाषी है, जबकि 20% जो है डच भाषा बोलते हैं। और नंबर 4 पॉइंट क्या लिखेंगे कि सबसे ज़्यादा डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो हैं वो कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं, डच भाषा बोलने वाले लोग हैं। और नंबर 2 पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो अल्पमत में हैं, लेकिन फिर भी जो है फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग जो हैं ज़्यादा समृद्ध हैं और वो ही ज़्यादा ताकतवर हैं। और 6 पॉइंट पे हम क्या लिख सकते हैं कि डच भाषी लोगों को इसी बात से वो नाराज थे, वो इसी बात से वो वहाँ पर नाराज थे। तो यहाँ तक जो है आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है,
टकराव से बचने के लिए बेल्जियम सरकार ने क्या कदम उठाए, क्योंकि वो अब यही बात जैसे मैंने बताई कि डच भाषी लोग इसी बात से नाराज़ थे। इस नाराज़गी से बचने के लिए, इस टकराव से बचने के लिए बेल्जियम सरकार ने क्या कदम उठाए। तो सीधा सीधा आंसर जो है आप क्या करेंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ से आंसर लिख लेंगे। टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम। नंबर 1, केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या कर दी गई। और नंबर 2, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई। नंबर 3, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। और नंबर 4 कि सामुदायिक सरकार का निर्माण, इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता है। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषिक संबंधी शक्तियाँ थी। तो यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा जो है आप नंबर 2 क्वेश्चन को यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है कि सत्ता में साझेदारी कैसे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, यानी सत्ता में जो साझेदारी है वो किस प्रकार से लोकतंत्र के साथ में जुड़ी हुई है। तो सत्ता की साझेदारी क्या होती है, जब शासन चलाने में जो है वहाँ का समुदाय या सामाजिक समूह योगदान देता है। और लोकतंत्र में भी क्या होता है, शासन में जनता भागीदार बनती है। तो सत्ता में साझेदारी कैसे लोकतंत्र में जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हम देखेंगे। नीचे मैंने इसके आंसर को डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि सत्ता में साझेदारी कैसे लोकतंत्र से जुड़ी हुई है। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव कम होता है। सत्ता में साझेदारी होती है तो विभिन्न सामाजिक जो समूह होते हैं उनके बीच में टकराव कम होता है, क्योंकि सभी लोग जो है मिलजुल कर सरकार को चलाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि बहुसंख्यक के आतंक से बचने के लिए बहुसंख्यक का जो आतंक है उससे बचने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। क्योंकि जो संख्यक का जो आतंक है न केवल अल्पसंख्यक को तबाह कर देता है, क्योंकि जो बहुसंख्यक होता है वो अल्पसंख्यक पर हावी होने की कोशिश करता है, बल्कि स्वयं को भी वो तबाह कर देता है। नंबर 3, यह लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता में जो साझेदारी है या सत्ता की जो साझेदारी है वो लोकतंत्र की आत्मा है। और लोकतंत्र की आत्मा को सम्मान रखने के लिए, यानी लोकतंत्री आत्मा का सम्मान करने के लिए लोकतंत्र में जो है सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। जो लोकतंत्री जो आत्मा है उसका सम्मान रखने के लिए जो है सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र के लिए जो है आवश्यक है। तो यहाँ से जो है इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, बेल्जियम की सरकार ने टकराव को रोकने के लिए जो कदम उठाए, क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क देना है। यानी बेल्जियम की सरकार ने जो ऊपर ये कदम उठाए थे टकराव को रोकने के लिए, ये जो कदम है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो आपको अपने तर्क देने हैं। तो मैंने जो है इसको जो है नीचे जो है डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि बेल्जियम की सरकार ने टकराव को रोकने के लिए जो कदम उठाए, आप उनसे सहमत हैं? क्या आप उनसे, यहाँ पर क्या आएगा, क्या आप उनसे सहमत हैं और अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो यहाँ से हम इसका आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं कि उत्तर नंबर 4, हाँ, बेल्जियम ने जो टकराव को रोकने के लिए कदम उठाए हम उससे सहमत हैं। नंबर 1 कि बेल्जियम ने जो बेल्जियम के जो नेता थे, बेल्जियम के नेताओं ने 1970 और 1993 के बीच अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया ताकि किसी भी नागरिक को बेगानेपन का एहसास ना हो सके। एक काम तो उन्होंने ये अच्छा काम किया। दूसरा कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर रखी। अब कोई भी कानून दोनों समुदाय की सहमति से ही बनेगा। यानी ये नहीं है कि जो केंद्र में पावर में है या जो सत्ता में है वही कानून बना दे। अब जो है जो कानून बनेगा वो दोनों की सहमति से कानून बनेगा। इसलिए भी अच्छा फैसला था। और राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार को स्वतंत्रता दी गई।
अब केंद्र सरकार के अधीन नहीं रही, यानी जो राज्य सरकार है और जो क्षेत्रीय सरकार है उसको स्वतंत्रता दी गई। अब वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं रही, उसको अलग से जो है स्वतंत्रता दे दी गई। तो इस प्रकार जो है हमने जो हमारा जो टॉपिक था सत्ता में साझेदारी, इसको जो है यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। और मैं आशा करता हूँ कि जो मेरा जो वीडियो नोट्स है ये आपको जो है पसंद आया होगा। अगर मेरी जो वीडियो है आपको पसंद आई है तो जो है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जो इसके आंसर हैं जो है बिल्कुल नीचे, अगर आपको आंसर जो है ऊपर से देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे इन चारों के आंसर जो है मैंने 3 के आंसर जो है नीचे डिस्कस किए हैं और एक आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।